हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स बाय नित्या तोमर। हम कर रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमने लास्ट कवर किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, और आज हम कवर करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमें प्रिंसिपल्स के साथ साथ कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड्स भी बताए थे जिनसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में सबसे पहली जो टेक्निक है उसका नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। ओके, फंक्शनल फोरमैनशिप। अब पहले फंक्शनल फोरमैनशिप समझने से पहले हम ये देख लेते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में अगर आपको याद हो तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल। ठीक है, राइट? आई होप आप सबको याद होगा, हमने मैनेजमेंट के 3 लेवल्स पढ़े थे, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल। इसमें जो ऑपरेशनल लेवल है जिसमें आपके फैक्ट्री के वर्कर्स आते हैं, उस लेवल से ये डील करता है फंक्शनल फोरमैनशिप। इनफैक्ट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मोस्टली ऑपरेशनल लेवल या शॉप लेवल या फ्लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट से ही डील करता है। अब इसमें वो क्या कह रहा है, फोरमैन। फोरमैन हम किसको बोलते हैं? फोरमैन, फोरमैन इज द मैनेजर ऑफ ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, मैनेजर फिगर ऑफ ऑपरेशनल लेवल या फ्लोर लेवल। ठीक है, यानी वर्कर्स को सुपरवाइज या मैनेज या फिर जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल के जो ऑर्डर्स हैं वो वर्कर्स तक कौन पहुंचाता है? फोरमैन पहुंचाता है। तो जो फोरमैन होता है ना, वो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग का वर्कर होता है और सबसे लोएस्ट रैंकिंग का मैनेजर होता है। मतलब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को रैंक करोगे तो सबसे नीचे जो मैनेजर आएगा वो फोरमैन होगा, और अगर किसी कंपनी के जो वर्कर लेवल की जो क्लास है उसको अगर आप हायरार्किकल ऑर्डर में चलोगे तो सबसे ऊंचा जो नाम आएगा वो फोरमैन का आएगा। ये भी एक वर्कर भी होता है, हाईएस्ट रैंकिंग का वर्कर होता है और लोएस्ट रैंकिंग का मैनेजर होता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो वर्कर्स हैं शॉप लेवल पर, जो मशीन्स के साथ काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके काम को सुपरवाइज करना। अब एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमें ना कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं फोरमैन की। फोरमैन बनने के लिए कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब वो क्या क्या क्वालिटीज़ हैं पहले हम वो देख लेते हैं। आई होप आपको फोरमैन समझ आ गया होगा कि फोरमैन कौन होता है। क्वालिटी ऑफ फोरमैन, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए फोरमैन में? उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, सच्चा इंसान होना चाहिए। ग्रिट, ग्रिट का क्या मतलब होता है? लोगों से डील करना उसे आना चाहिए। ही शुड बी सेंसिटिव एंड स्किल्ड इनफ टू टैकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। ठीक है, जब वर्कर लेवल के पर आप मैनेज कर रहे होते हो, उसमें आपको कई अलग अलग तरीके के लोग दिखते हैं, कई अलग अलग बैकग्राउंड से, कई अलग अलग स्टेट से भी लोग आ रखे होते हैं। तो ग्रिट होना चाहिए कि आप किस इंसान को कैसे टैकल करोगे या कैसे डील करोगे। Then tact is again वही the ability and skill to deal with people. Energy, बहुत एनर्जी चाहिए भाई मैनेज करने के लिए। Intelligence, knowledge, special knowledge। ठीक है, manual dexterity। अभी मैनुअल डेक्सटेरिटी का क्या मतलब होता है? अपने हाथों को और अपनी हाथों की फिंगर्स को, मसल्स को एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से यूज़ करना इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। जब आप मशीन्स पे काम कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो समझ लो आप बॉक्स बना रहे हो, अगर आपकी कंपनी बॉक्सेस में डील करती है, तो उस कला को आना, आपके हाथों में वो कला होना, उसको कहते हैं हम मैनुअल डेक्सटेरिटी। यानी कि आपके फिजिकल, आपके फिंगर्स हैंड्स की मसल्स से रिलेटेड जो स्किल होती है, उसमें जो आपका प्रिसिशन होता है, दैट इज़ नोन एज मैनुअल डेक्सटेरिटी। अब फोरमैन के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए।
पर तो फोरमैन कोई भगवान तो है नहीं भाई, है तो इंसान ही। अब एक इंसान के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ मिलना तो बड़ा मुश्किल है, मुश्किल इनफैक्ट मैं तो कहूँगी नामुमकिन है। ठीक है, फोरमैन हो चाहे नॉर्मल इंसान हो, किसी के अंदर भी ये सारी क्वालिटीज़ होना इट्स वेरी रेयर। तो हमें एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमें क्या सजेस्ट किया कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग one person the supervisor or the foreman, we will had 8 foremen. हम क्या करेंगे, हम 8 लोगों को इंचार्ज बना देंगे अलग अलग चीज़ों का। अगेन दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, यानी कि आपका जो काम है फोरमैन का इतना बड़ा काम है, अब उन्होंने क्या किया, उस फोरमैन के काम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक इंसान को उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो एक एक काम पकड़ा दिया। ठीक है, सबसे पहला जो डिवीजन किया गया मैं बता देती हूँ। फैक्ट्री मैनेजर, जिसको पूरी फैक्ट्री मैनेज करनी है, सबसे पहले डिवीजन हमारा किया गया प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। इसमें क्या किया उन्होंने, जो ग्राउंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट था उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। प्लानिंग यानी जो प्लान करेगा कि हमें कितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, कितने टाइम में मैन्युफैक्चर करना है, कितना पैसा लगना चाहिए, सब चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, ये सारा प्लानिंग का पार्ट है। इसमें आप एक्चुअली कुछ कर नहीं रहे हो, सो प्लानिंग इंचार्ज। देन प्रोडक्शन या फिर एग्जीक्यूशन इंचार्ज भी आप बोल सकते हो, जिसमें एक्चुअल काम हो रहा है। ठीक है, कैसे कैसे काम होगा, हमें टूल्स चाहिए होंगे, मशीन्स चाहिए होंगी, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, प्रोडक्शन इंचार्ज में। अब प्लानिंग के अंदर 4 लोग आ गए थे हमारे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 लोग आ गए हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम है, इंस्ट्रक्शंस देना वर्कर्स को। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कौन इंस्ट्रक्शंस देगा, इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क जो है वो वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करेगा कि उन्हें काम कैसे क्या करना है। रूट क्लर्क, अब रूट क्या होता है, अगर मान लो मैं पूछूं आपसे दिल्ली से मनाली तक का रूट क्या है, तो आप रास्ता समझाने लग जाओगे दैट दिस इज द रूट टू मनाली। अब रूट क्लर्क क्या करेगा, वो वर्कर्स को समझाएगा कि काम आप किस तरीके से करोगे, किस पाथ को आप फॉलो करोगे व्हाइल यू आर डूइंग द टास्क और द एक्टिविटी। ठीक है, पहले आप पाना उठाओगे या पहले आप मशीन को खोलोगे, फिर मशीन के अंदर आप क्या पहले रिपेयर करोगे क्या बाद में रिपेयर करोगे। ठीक है, तो ये सब किस में आएगा, रूट क्लर्क में। कौन उन्हें पाथवे समझाएगा काम करने का, रूट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, वो टाइम शीट और कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेगा कि एक स्टैंडर्ड टास्क को करने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है, इंक्लूडिंग द ब्रेक एंड एवरीथिंग। एंड कॉस्ट शीट में वो क्या लिखेगा कि एक काम को करने में, या मान लो 10 बॉक्सेस बनाने में, 20 बॉक्सेस बनाने में कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, एंड दैट पर्सन विल ट्राई टू कीप द कॉस्ट एट मिनिमम, राइट। एंड डिसिप्लिनरियन ऑफ कोर्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स हैं उनको सारे वर्कर्स फॉलो कर रहे हैं, दैट वुड बी इंश्योर्ड बाय द डिसिप्लिनरियन। ओके, तो ये हो गया प्लानिंग का पार्ट। प्लानिंग का पार्ट है सब कुछ ऑन पेपर है, इन माइंड है, देयर इज नथिंग गोइंग ऑन एक्चुअली, कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूशन कहाँ होगा, वो प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर होगा, जिसके अंदर फिर से हमारे पास 4 लोग आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, और कौन है, यस, रिपेयर बॉस, एंड लास्टली वी हैव इंस्पेक्टर, राइट।
तो स्पीड बॉस का काम क्या है? स्पीड बॉस का काम ये है कि वर्कर्स लेजी ना पड़े, ऐसा ना हो कि काम करते 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 ढीले पड़ गए कि चलो यार 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, नो। तो स्पीड बॉस इंश्योर करेगा कि वर्कर्स जो हैं वो टाइमली और एक्यूरेटली अपना काम कंप्लीट करें। गैंग बॉस का पर्पस है कि वो मेक श्योर करे कि वर्किंग कंडीशंस हैं वर्कर्स की, प्रॉपर वेंटिलेशन है, वॉशरूम्स हैं और पानी पीने की फैसिलिटी है, और जो भी इक्विपमेंट्स या मशीन्स वर्कर्स को चाहिए दे आर रेडी टू यूज़। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गैंग बॉस। रिपेयर बॉस नाम से ही समझ आ रहा है, अगर मशीन्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इक्विपमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, देन द रिपेयर बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ इट। एंड लास्ट इज इंस्पेक्टर। अब देखो स्पीड बॉस कह रहा है कि भाई तुम काम करो, टाइम से काम कंप्लीट करके दो, मुझे जल्दी काम कंप्लीट करके दो। अब मान लो जल्दीबाजी में वर्कर्स ने काम तो कंप्लीट कर दिया लेकिन क्वालिटी उसकी डाउनग्रेड हो गई, ऐसा तो हम नहीं चाहते ना। तो इंस्पेक्टर मेक श्योर करता है कि जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, एनीथिंग, बी इट क्लोथ, बी इट बॉक्स, बी एनीथिंग, उसकी जो क्वालिटी है दैट इज़ अप टू द मार्क। ये इंश्योर करना किसका काम होता है? इंस्पेक्टर का। तो वो बेसिकली इंस्पेक्शन कर रहा होता है कि जो चीज़ें बन रही हैं वो अप टू द मार्क क्वालिटी की हैं भी या नहीं। तो ये 8 लोग किसको सुपरवाइज कर रहे होते हैं? वर्कर्स को, वर्कर्स के ऊपर, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ वर्क इनटू प्लानिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन फर्दर division of work on the basis of functions is known as functional foremanship। एक इंसान को ना रखकर हमने पूरे टास्क को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग इंसान को अपॉइंट कर लिया। सो दैट इज द टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। पहली टेक्निक थी हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप, और इसमें कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं हम दूसरी टेक्निक पे, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, पहले हम समझ लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है? सिंपल है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर व्हाट? फॉर एक्टिविटी एज वेल एज प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एक्टिविटीज एज वेल एज प्रोडक्ट्स, यानी कि एक इंसान की परफॉर्मेंस का, एक मशीन की परफॉर्मेंस का आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई मान लो मेरी कंपनी में मशीन है, मैंने कहा कि 1 घंटे में 10 बॉक्सेस प्रोड्यूस करती है और उस मशीन को मान लो आप 5 घंटे यूज़ करते हो, तो 50 बॉक्सेस दिन के मुझे मिलने चाहिए। अगर पूरे दिन में मशीन 5 घंटे चलती है, 1 घंटे में 5 बॉक्सेस दे रही है, तो 5 घंटे 1 घंटे में 10 बॉक्सेस दे रही है, तो वो 5 घंटे में मुझे 50 बॉक्सेस देगी। दैट इज़ द स्टैंडर्ड आई हैव सेट फॉर दैट मशीन। अब वही हम मान लेते हैं किसी वर्कर को ले लेते हैं हम, कि जो एक वर्कर है वो एक दिन में 10 पेन बना रहा है और वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है। तो 8 घंटे में से मान लो 1 घंटा वो ब्रेक ले लेता है, तो 7 घंटे उसके वर्किंग आवर्स हैं। तो 7 घंटे में वो मुझे 7 × 10 इज 70, यानी 70 पेन्स बना कर देगा। वो भी आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। जैसे मशीन के लिए हमने क्या कर दिया कि एक दिन में वो मुझे 80 बॉक्सेस देगी, ये स्टैंडर्ड है। और वर्कर के लिए मान लो आपने कर दिया कि वर्कर एक दिन में मुझे 70 पेन बना कर देगा, तो ये स्टैंडर्ड है। तो हम स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं काम के लिए, वर्कर्स के भी, मशीन्स के भी, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे यू कैन कंपेयर कि या उन्होंने एज पर द स्टैंडर्ड या अबव द स्टैंडर्ड काम किया है या बिलो द स्टैंडर्ड काम किया है। अगर एज पर द स्टैंडर्ड और अबव द स्टैंडर्ड कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। बट अगर काम उनका बिलो द स्टैंडर्ड है, तो यू विल फाइंड the deviation, the reason for deviation from the standards, that why is there a difference between the standard and the actual performance of the machine or the employee, और उसको आप rectify करने की कोशिश करते हो। Same is for products।
अब मान लो एक कंपनी है जो 50 तरीके के प्रोडक्ट्स बना रही है और उसमें से 25 तो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत सेल होती है, जिसमें डिफेक्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है और उसकी सेल्स भी अच्छी नहीं है, स्टॉक भी उसका बहुत भरा पड़ा है और आपको लॉसेस करवा रहा है। और बाकी 25 के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपको बहुत प्रॉफिट दे रहे हैं, जिसमें आपने मास्टरी हासिल कर लिया है, नो अदर कंपेटिटर इज डूइंग व्हाट यू आर डूइंग इन दैट इन दी रेस्ट ऑफ द 25 प्रोडक्ट्स। तो आप क्या करोगे, आप वो जो बाकी 25 प्रोडक्ट्स हैं ना उनको एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है, उनको हटा दोगे। यू विल एलिमिनेट द अननेसेसरी प्रोडक्ट्स एंड नैरो डाउन टू फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कि हम यही 25 करेंगे, ये जो बाकी के 25 फालतू हमने कर रखे हैं ना, हम इसको अपनी प्रोडक्ट लाइन में नहीं रखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी रिसोर्सेज जो है वो बचेंगी, आपका टाइम बचेगा, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में भी हम यही करते हैं, एलिमिनेटिंग unnecessary products। अननेसेसरी प्रोडक्ट्स जो भी हैं आपके, उसमें जितनी भी वैरायटी आप प्रोडक्ट्स की दे रहे हो, जिसमें आपको पता है कि देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर नॉट वर्किंग फॉर योर कंपनी, विच आर नॉट वर्किंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर जस्ट अ बर्डन, तो आप उनको एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। इससे हमारा कॉस्ट और लेबर रिसोर्सेज दोनों ही बचता है। सो आई होप आपको सेकेंड टेक्निक दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ये भी समझ आ गई होगी एफडब्ल्यू टेलर की। थर्ड इज मेथड स्टडी। फिर एफडब्ल्यू टेलर बात करते हैं मेथड स्टडी की। अब मेथड स्टडी से आप, हाँ जी, मेथड स्टडी से आप क्या समझते हैं? किसी भी काम को करने का कोई एक मेथड होता है, लेकिन हमने साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक मैनेजमेंट में सबसे पहले जो एक चीज़ पढ़ी थी दैट देयर इज़ वन बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग अ वर्क। तो वही मेथड स्टडी में हमें करना होता है, हमें ये पता लगाना होता है कि किसी काम को करने का बेस्ट तरीका कौन सा है और फिर उसे इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। अब मान लो कोई कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, आपने स्टॉक लिया उसके पार्ट्स का, उसके बाद उनको प्रोसेस किया, फिर असेंबल किया, फिर फिनिश प्रोडक्ट बना। अब ये सारे जो रूट चल रहा है आपका फ्रॉम प्रोक्योरिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, इसके अंदर क्या क्या मेथड इन्वॉल्व है, उसमें क्या क्या आप अननेसेसरी चीज़ें हैं जिनको आप रिमूव कर सकते हो, क्या क्या क्रूशियल पॉइंट्स हैं जिनको इंक्लूड करके आप अपना टाइम, अपना पैसा और अपनी रिसोर्सेज बचा सकते हो। दैट इज़ वॉट मेथड स्टडी इज aimed at, to determine the best way to perform a task, ठीक है। किसी भी टास्क को करने का सबसे बेहतर तरीका पता लगाना मेथड स्टडी का काम है। इसके बाद हमारी आती है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी से हम क्या समझ पा रहे हो? ऑफ कोर्स मूवमेंट्स, है ना। कोई काम करते वक्त कोई वर्कर कितना हिल डुल रहा है, कितनी उसकी बॉडी मूवमेंट हो रही है, कितनी उसकी फुट मूवमेंट हो रही है, फिजिकल मूवमेंट हो रही है, उसको स्टडी करना। पर हम स्टडी कर क्यों रहे हैं? Why are we studying? We are studying so that we can eliminate the unnecessary movements. For example, एक वर्कर मान लो कार मैकेनिक है, वो काम कर रहा है, पहले उसने एक चीज़ नट बोल्ट टाइट किया, उसके बाद उसके जो बॉक्स है, टूल बॉक्स है, वो कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर रखा हुआ है, वो फिर गया, फिर उठ के आया, फिर वहाँ से एक टूल लेकर आया, फिर कुछ किया, फिर उसको याद आया एक और टूल था, फिर दोबारा उठा, फिर दोबारा गया, फिर दोबारा उठा के टूल लेकर आया। Instead of doing that again and again, what he could do, he could just put his toolbox near him while he is repairing the car, right? So ये जो unnecessary movement है उसको eliminate किया जा सकता है, उससे आपका टाइम सेव होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जितना टाइम वो आने जाने में लगा रहा है इतनी बार एक कार के अंदर, उतने में शायद वो एक और कार को रिपेयर कर लेता और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती, राइट? सो दैट इज द एम ऑफ मोशन स्टडी, टू एलिमिनेट
unnecessary movements while performing a job. राइट, कोई काम करते वक्त अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना इज द एम ऑफ मोशन स्टडी, इसीलिए मोशन को स्टडी किया जाता है. ठीक है, अब इसमें जो है F.W. टेलर ने अलग अलग कलर्स और अलग अलग सिंबल्स यूज़ करके अलग अलग मूवमेंट्स को बताया था. देखो होता क्या है ना, जो शॉप लेवल के या फ्लोर लेवल के जो वर्कर्स होते हैं, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट एट टाइम्स दे आर नॉट एजुकेटेड. आप उनको लिख कर नहीं बता सकते हो, या फिर अगर आप उनको चार्ट दे दोगे टेक्स्ट वाला तो उससे वो नहीं समझेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो. लेकिन आप कलर्स और सिंबल्स के थ्रू उनको समझा सकते हो. अगर मैं बोल देती हूँ कि जहाँ जहाँ जो जो मूवमेंट्स स्क्वायर लगा रही हूँ मैं, दीज आर नेसेसरी मूवमेंट्स जो आपको करनी है. लेकिन जिन जिन मूवमेंट्स पे मैं सर्कल लगा रही हूँ उन मूवमेंट्स को आपको नहीं करना है. ठीक है, तो वर्कर्स इस कलर्स से और चार्ट से और सिंबल से देखकर समझ सकते हैं दैट व्हाट आर द मूवमेंट्स दैट वी आर नीड टू अंडरटेक व्हाइल परफॉर्मिंग आवर जॉब एंड व्हाट आर द मूवमेंट्स दैट वी आर नीड टू अवॉइड. और मूवमेंट से मेरा मतलब सब चीज़ों से है. इट कुड बी लिफ्टिंग, इट कुड बी पुटिंग समथिंग, इट कुड बी टर्निंग अराउंड, इट कुड बी गोइंग टू द वेयर हाउस एंड कमिंग बैक. तो सारी मूवमेंट्स, फिजिकल मूवमेंट्स जो भी आपकी आती हैं, उसके बारे में पता लगाना कि कौन सी उसमें से नेसेसरी है, कौन सी अननेसेसरी है, और अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर देना टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इज द एम ऑफ मोशन स्टडी. नेक्स्ट वी हैव टाइम स्टडी. अब टाइम स्टडी क्या है? किसी भी काम को करने के लिए आपको कितना टाइम लगना चाहिए इज़ द एम ऑफ टाइम स्टडी. आप देखोगे कि किसी भी काम को करने के लिए एक वर्कर को कितना टाइम लगना चाहिए और एक वो स्टैंडर्ड टाइम आप डिसाइड कर लोगे. ऐसा हम क्यों करते हैं? सो दैट हमें पता हो कि हम अपनी रिसोर्सेज और अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वर्कर्स जो हैं टाइम पास नहीं कर रहे हैं. मैंने एक वर्कर को बोला मुझे 5 बॉक्सेस बना के दो. वो काम वो 1 घंटे में कर सकता था, लेकिन उसने मुझे 5 घंटे में करके दिया. वो 4 घंटे का लेबर जो मैं उसे पे करूँगी, 4 घंटे का टाइम, कॉस्ट, एफर्ट सब वेस्ट है. वो 1 घंटे का काम था, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि 5 बॉक्सेस बनाना 1 घंटे का काम है? वो तब पता चलेगा जब मैं टाइम स्टडी करूँगी उस टास्क की. कोई एफिशिएंट वर्कर, कोई नॉर्मल वर्कर जिसको मैं अपने सामने बिठाकर देखूंगी कि उसको 1 बॉक्स बनाने में क्या क्या मूवमेंट्स वो कर रहा है, कितना टाइम वो स्टैंडर्ड टाइम, आई एम नॉट सेइंग फास्टेस्ट, आई एम सेइंग स्टैंडर्ड टाइम वो कितना ले रहा है. अगर वो 10 मिनट में 1 बॉक्स बना लेता है, अगर वो 10 मिनट में, या चलो 10 छोड़ो 20 मिनट में 1 बॉक्स बनाता है, तो उसे 1 आवर में मुझे 3 बॉक्सेस देने चाहिए. ठीक है, और उसी हिसाब से अगर 5 आवर्स की मैं बात करूं तो 15 बॉक्सेस मुझे 5 घंटे के बाद वो देगा. ठीक है, अगर वो 15 से कम दे रहा है दैट मीन्स द वर्कर इज अंडर परफॉर्मिंग, राइट. और अगर वो 15 से ऊपर दे रहा है दैट इज ही इज डूइंग बेटर देन द एक्सपेक्टेशंस, बट नो ही हैज़ टू मेक श्योर दैट द क्वालिटी इज अप टू द मार्क. प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए लेकिन क्वालिटी नहीं घटनी चाहिए. सो टाइम स्टडी का क्या एम है? टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ टास्क इज द एम ऑफ टाइम स्टडी. टाइम स्टडी के बाद है हमारा फटीग स्टडी. फटीग से आप क्या समझते हो? अगर मैं 5 घंटे का लेक्चर दे दूं और आप 5 घंटे लगातार पढ़ लोगे क्या? नहीं ना. आधे घंटे बाद आपको लगेगा यार मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, लेट मी हैव सम वाटर और जूस और सम स्नैक्स विद मी. फिर 1 घंटा देखोगे, फिर आप कहोगे चलो दोबारा से कुछ ब्रेक ले लेता हूँ. तो ये फिजिकल जो लेबर करते हैं वर्कर्स या मेंटल लेबर भी करते हैं, उन सबको फटीग होता है. फटीग इज थकावट. तो फटीग स्टडी का एम ये है कि आप ये जान पाओ कि किसी काम को करने में इंसान को कितने ब्रेक की ज़रूरत है. अगर एक इंसान की 8 आवर शिफ्ट है, ठीक है, जनरली जो हम लेते हैं 9 to 5 वाला हिसाब से लेते हैं, अगर एक इंसान 8 घंटे काम कर रहा है तो उसमें जनरली उसे 1 आवर का ब्रेक मिलना चाहिए, 1 आवर ब्रेक. ठीक है, अब उसमें आधे घंटे का लंच ब्रेक, 15 मिनट का स्नैक टाइम सुबह, 15 मिनट का स्नैक टाइम शाम को, ऐसे भी कर सकते हो, या 1 घंटा लगातार
वो एज पर द सिचुएशन सब्जेक्टिव है, एज पर द ऑर्गेनाइजेशन, एज पर द एम्प्लॉइज एंड एज पर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट दे आर वर्किंग इन एंड एज पर द काइंड ऑफ वर्क दे आर परफॉर्मिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो फटीग स्टडी इज टू डिटरमिन द टाइम, हाउ मच टाइम डू दे नीड एंड द फ्रीक्वेंसी, उनको कितना फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अगर बहुत ही स्ट्रीनियस फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें बहुत लिफ्टिंग है और बहुत हैवी वेट आपको लिफ्ट करना पड़ रहा है, तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए होगी ब्रेक्स की, टाइम शायद कम चाहिए हो, आप 10-10 मिनट का, हर 15 मिनट बाद आप 5-5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो शायद। लेकिन अगर मेंटल लेबर आप कर रहे हो, कंप्यूटर पर बैठे हो, तो आप 2-3 घंटे लगातार काम करके फिर 15 मिनट का या आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ द फटीग स्टडी दैट द मैनेजर वुड डू इन ऑर्डर टू डिटरमिन कि उनके जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कितने ब्रेक की ज़रूरत है और कितनी देर पर और कितनी देर के लिए, ठीक है, while performing their job. And the last technique is differential piece wage rate system. बड़ा भारी भरकम नाम है, इतना भारी भरकम कॉन्सेप्ट नहीं है जितना भारी भरकम इसका नाम है। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, तुम आप ये सब सिंपल समझो कि डिफरेंट वेज रेट सिस्टम, यानी हर इंसान को अलग अलग रेट पर जो है वेज दी जाएगी। अब ये किस लिए किया गया? F.W. टेलर का मानना था कि मुझे ना एक डिवाइड या फिर एक सेपरेशन चाहिए एफिशिएंट वर्कर्स में और नॉन एफिशिएंट वर्कर्स में। जो अपना काम एफिशिएंटली कर रहे हैं, एफिशिएंट का मतलब मैंने बताया था कम रिसोर्सेज और कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं। नॉन एफिशिएंट कौन होंगे? जो ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करके अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम क्या कहता है कि एफिशिएंट वर्कर्स को हम एक डिफरेंट वेज रेट से पे करेंगे और नॉन एफिशिएंट को एक डिफरेंट वेज रेट से पे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर मान लो स्टैंडर्ड है कि एक कार में 3 बॉक्सेस बनते हैं, ठीक है, तो 8 घंटे में 8 आवर में कितने बॉक्सेस बनने चाहिए? 24 बॉक्सेस बनने चाहिए। 8 3 ज़ा 24, राइट, 8 3 ज़ा 24। तो ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड कि 8 घंटे अगर किसी भी वर्कर की शिफ्ट है तो वो मुझे 24 बॉक्सेस बना के देगा। अब जो एफिशिएंट वाला है ना, वो क्या कर रहा है? वो बना रहा है 26 बॉक्सेस, ठीक है, और जो नॉन एफिशिएंट है वो बना रहा है 23 बॉक्सेस मान लो, ठीक है। ये स्टैंडर्ड से ज़्यादा बना रहा है और ये स्टैंडर्ड से कम बना रहा है। अब इनका वेज रेट क्या है? जो एफिशिएंट वाले हैं ना, उनका वेज रेट है 50 रुपीज़ पर बॉक्स, और जो नॉन एफिशिएंट वाले हैं इनका वेज रेट है 40 रुपीज़ पर बॉक्स, ठीक है। या एक काम करते हैं, ये मान लो बना रहा है, स्टैंडर्ड ही बना रहा है 24, जो भी स्टैंडर्ड या फिर स्टैंडर्ड से ऊपर बॉक्सेस बनाता है उसको ये वेज रेट दिया जाता है। जो स्टैंडर्ड से नीचे बनाता है, चाहे एक ही कम हो, उसको ये वेज रेट दिया जाता है 40 का, ठीक है। अब ज़रा कर लेते हैं, इसका वेज कितना होगा? वेज ज़रा कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 24 इंटू 50, 1200 रुपये इनका, और इसका वेज कितना होगा? 23 इंटू 40, 920, ठीक है। इसको मिले 1200, इसको मिले 920, दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस का फ़र्क है? सिर्फ एक बॉक्स का फ़र्क है। इसने एज पर द स्टैंडर्ड 24 बॉक्सेस प्रोड्यूस कर दिए। अगर वो 24 से ज़्यादा करता तो भी उसे 50 रुपीज़ पर बॉक्स का ही रेट मिलता, और इसने स्टैंडर्ड से सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स कम प्रोड्यूस करा है, और उसमें ही इन दोनों की वेजेस में कितना डिफरेंस आ गया? 1200 माइनस 920 करो ज़रा, $280 का फ़र्क आ गया। आई थिंक आई एम राइट, यस। सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स के फ़र्क से ही 280 रुपये पर डे की वेज में
एफिशिएंट और नॉन एफिशिएंट वर्कर के पेमेंट में फ़र्क आ गया, ठीक है। अब इससे होगा क्या, ज़रा ये बताओ। जब नॉन एफिशिएंट वर्कर को पता चलेगा कि मैंने यार बस एक ही बॉक्स कम बनाया था लेकिन फिर भी मेरे पास 280 रुपये कम आए हैं, तो नेक्स्ट टाइम से वो कोशिश करेगा, उसे मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मैं एज पर द स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड से ज़्यादा ही बॉक्सेस प्रोड्यूस करके दूंगा। सो इट इज़ बेसिकली डन टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, टू मोटिवेट द वर्कर्स टू बी मोर प्रोडक्टिव, टू बी मोर एफिशिएंट, ठीक है। इसलिए ये जो सिस्टम है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था FW टेलर ने। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड एक सेट कर दिया गया, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड से ऊपर जो भी काम करता है, प्रोड्यूस करके देता है इक्विपमेंट, उसको मिलता है एक डिफरेंट रेट। जो नॉन एफिशिएंट है, जो स्टैंडर्ड से कम नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस कर रहा है, उसको मिलेगा एक डिफरेंट वेज रेट। और उनके वेज रेट की वजह से उनके पेमेंट में, उनकी वेजेस में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। सो इसीलिए दिस इज़ डन टू मोटिवेट द नॉन एफिशिएंट वंस टू बी एफिशिएंट, है ना, एंड टू प्रोड्यूस मोर एंड टू बी प्रोडक्टिव। एक इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट हम कर लेते हैं, दैट इज़ द मेंटल रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट। ये कोई टेक्निक नहीं है, मेंटल रेवोल्यूशन एक कॉन्सेप्ट है जो FW टेलर ने दिया है। व्हाट इज दिस? इट्स इज अ चेंज इन एटीट्यूड। एटीट्यूड में चेंज किसके? ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन, ठीक है। जनरल माइंडसेट क्या होता है मैनेजमेंट का और वर्कर्स का? दैट वी आर ऑपोजिंग पार्टीज एंड वी आर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट एंड आवर इंटरेस्ट्स आर वेरी डिफरेंट। हमें चाहिए ज़्यादा सैलरी, वो चाहते हैं कि कॉस्ट कम हो तो हमें कम सैलरी देना चाहते हैं। यूजुअली कंपटीशन रहता है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच। मेंटल रेवोल्यूशन या FW टेलर किसकी बात करते हैं? उन्होंने अपने प्रिंसिपल में भी कहा था कोऑपरेशन नॉट कॉन्फ्लिक्ट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, है ना, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ओके, सो इट इज़ अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कोऑपरेशन। जो एक दूसरे के प्रति जो ये तनातनी सी है या एक कॉन्फ्लिक्ट की जो भावना है दोनों में, उसको दोनों को बदलना होगा। दे हैव टू रियलाइज दैट दे बोथ नीड ईच अदर एंड दे बोथ आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये दोनों को रियलाइज़ करना है और एक दूसरे का साथ देना है, और इस कॉन्सेप्ट को कहा गया है मेंटल रेवोल्यूशन। आपके एटीट्यूड में चेंज लाने को वर्कर्स और मैनेजमेंट के अंदर टुवर्ड्स ईच अदर इज कॉल्ड मेंटल रेवोल्यूशन। तो यहाँ हम ख़त्म करते हैं अपना टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड मेंटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, यू कैन लीव इट डाउन इन द कॉमेंट्स, आई विल गेट बैक टू यू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।